चलो आ जाओ, फटाक से आ जाओ, क्लास स्टार्ट करें। ऑल ऑफ गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करें क्लास। लास्ट पॉइंट बताओ फटाक से, कहां तक पढ़ा हमने? तराइन का दूसरा युद्ध मैंने काफी समझा दिया था। फटाक से हेडिंग डालो, तराइन का दूसरा युद्ध। फटाक से लिखिए तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध। सन लिखो 1192, 92। फास्ट लिखोगे अब। तराइन का दूसरा युद्ध। और तराइन के दूसरे युद्ध में लिखोगे 1192। नोट लगाकर लिखोगे पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। परिणाम में लिखोगे गोरी की क्या हुई? विजय। लिखोगे महत्वपूर्ण बिंदु, और महत्वपूर्ण बिंदु में लिखोगे, आवाज नहीं, फटाक से लिखो। कौन सा? ये लिख लो, काफी पॉइंट समझा रखे हैं, कुछ ही बचा है वो समझा दूंगा। पहले लिख लो महत्वपूर्ण बिंदु, और महत्वपूर्ण बिंदु में पहला ही पॉइंट लिखोगे, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की सैनिक सहायता कनौज के कौन से चंद? जयचंद गहड़ वाल्मीकि। दूसरे पॉइंट में मोहम्मद गोरी ने आइन उल मुल्क को, हाँ अभी बता देंगे, आप लिख लीजिए जल्दी से। फटाक से लिखिए। मोहम्मद गोरी ने आइन उल मुल्क को अधीनता का प्रस्ताव देकर किसके पास भेजा? पृथ्वीराज के पास भेजा। फिर लिखोगे तीसरे पॉइंट में मोहम्मद गोरी ने समझौते का प्रस्ताव देकर रुकनुद्दीन हमजा को भेजा। रुकनुद्दीन हमजा को भेजा।
फटाक से लिखिए। फटाक से लिखिए, रुकनुद्दीन हमजा को भेजा। लिख लिया? हाँ जी, फटाक से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। याद रखना, इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की तरफ से भी कुछ योद्धा जो होंगे भाग लेंगे, और कौन से योद्धाओं ने भाग लिया उनको भी हम लिखेंगे। ये लिख लिया सभी ने? पीछे स्टूडेंट्स जल्दी लिखो, आगे लिखो। पृथ्वीराज की तरफ से भाग लेने वाले राजा कौन थे रे? नंबर 1, एक तो थे जालोर के समर सिंह। कौन से सिंह? समर सिंह। दूसरा लिखोगे मेवाड़, और मेवाड़ के जो थे वो थे कौन से सिंह? सामंत सिंह। नंबर 3 आमेर, और आमेर के जो थे वो थे पंचन देव। कौन से देव? पंचन देव। इन तीनों ने जो भाग लिया था, ये युद्ध कौन सी जगह हुआ था? अच्छे से देखो, नाम लिखा हुआ है आगे तराइन, और ये तराइन जो है मैंने कल ही इंट्रोड्यूस किया था, करनाल हरियाणा के अंदर। कंप्लीट ना? आगे बढ़ो, अभी बताएंगे कैसे जीता था, क्या हुआ था। फटाक से लिखिए। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? फटाक से लिखो स्टूडेंट्स। लिख लिया ना? चलो आगे बढ़ो, पॉइंट लिखते जाओ। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को सिरसा, कौन सा? सिरसा कहां है? हरियाणा में कैद किया। दूसरा पॉइंट लिखोगे चंद्रबरदाई द्वारा रचित कौन सा? पृथ्वीराज रासों के अनुसार गोरी चौहान को पकड़कर कहां ले गया? गजनी ले गया, जहां उनकी मृत्यु बताई गई। नोट लगाकर लिखोगे पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति कहां है रे? कौन से बुल में? काबुल कहां है? अफगानिस्तान के अंदर। और पृथ्वीराज चौहान स्मारक पूछे, स्मारक
तो याद रखना वो है कौन से मेर में, अजमेर में। कब समर्पित किया गया, 1996 में। लिख लीजिए फटाक से। हाँ बिल्कुल सर, मुस्लिम ग्रंथों के अनुसार पृथ्वीराज को इसी जगह, तराइन में नहीं, सिरसा नामक स्थान जो मैंने लिखा है, हरियाणा में कैद किया गया, पकड़ लिया गया और यहीं पर मौत के घाट उतार दिया था। याद रखना कौन से ग्रंथों के अनुसार, मुस्लिम ग्रंथों के अनुसार। और चंद्रबरदाई जो हुए, जो दरबारी विद्वान थे किसके, पृथ्वीराज के, उन्होंने कहा नहीं, यहां पर मौत के घाट नहीं उतारा था, यहां तो उन्हें कैद किया गया और कैद करके ले जाया गया कहां, गजनी, और वहीं पर उनकी क्या बताई गई, मृत्यु। फटाक से लिखिए, ये पॉइंट हो गए आपके तराइन के द्वितीय युद्ध के महत्वपूर्ण पॉइंट। अब सुन लो, यहां पर देखो अच्छे से, मैंने कल प्लानिंग फर्स्ट बताई थी और प्लानिंग फर्स्ट के तहत मैंने आपको कहा था एक व्यक्ति को अधीनता का प्रस्ताव देकर भेजा था और अधीनता का प्रस्ताव देकर जो भेजा था वो था आइन उल मुल्क। कंप्लीट ना, वापस आ गया था। फिर मैंने कहा था प्लान 2, उसने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत भेजा दूसरे व्यक्ति को, और दूसरे व्यक्ति को जो भेजा उसका नाम था रुकनुद्दीन हमजा। कौन था, रुकनुद्दीन हमजा। अब याद कैसे हो गया, 1996 में, यानी अभी बनाया गया है जो पृथ्वीराज चौहान स्मारक जो अजमेर के अंदर बनाया गया है, वो अभी बनाया गया है 1996 के अंदर, अभी नया बना हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। और अब सुनिए अच्छे से, रुकनुद्दीन हमजा। अब सुनना, प्लानिंग 2 अच्छे से सुन लेना। मोहम्मद गोरी को पता चला तो मोहम्मद गोरी ने बिल्कुल रुकनुद्दीन हमजा नामक एक सेनापति को भेजा, किसके पास, पृथ्वीराज के पास, और कहा रुकनुद्दीन हमजा को कि देख रुकनुद्दीन, तो जब पृथ्वीराज के खेमे में जाए तो वहां पर जाकर याद रखना, जैसे ही जाए वहां जाने के बाद मैं तुझे जो संदेश देता हूं उस संदेश से दरबार के अंदर सैनिकों में क्या क्रिया हो, क्या प्रतिक्रिया हो, एक एक बात का ध्यान रखेगा। तू वापस आएगा तब मैं तुझे एक एक पॉइंट पूछूंगा। तब बिल्कुल रुकनुद्दीन हमजा ने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल हर एक गतिविधि का ध्यान रखूंगा। अब बच्चा लोग, बिल्कुल रुकनुद्दीन हमजा आया किसके खेमे में, पृथ्वीराज के खेमे में, जब पड़ाव डाला हुआ था। 96 है, समझ नहीं लग रही है, 96 है, 96 ध्यान रखना। अब सुनो अच्छे से। अब अच्छा लोग, रुकनुद्दीन हमजा गया और रुकनुद्दीन हमजा गया तो पृथ्वीराज के सामने पेश हुआ। तब पृथ्वीराज ने कहा बताओ संदेशवाहक क्या संदेश लेकर आए हो। तब रुकनुद्दीन हमजा ने कहा कि चौहान को हमारा सलाम, पहले तो हम आपसे माफी मांगते हैं, जो हमारा पहला दूत आया था, कौन, कायम उल मुल्क, और दूसरी हम माफी मांगते हैं हमारे सुल्तान मोहम्मद गोरी की तरफ से। मोहम्मद गोरी तुमसे युद्ध करना नहीं चाहता, वो डर चुका है। हमारे सुल्तान अब तुम्हारे साथ क्या करना चाहते हैं, समझौता। ये बात कही तो बच्चा लोग, चौहान के जो सेना नायक थे वो खुशी के मारे हंसने लगे और मिलने लगे, ऐसे बातें करने लगे, कहा अब युद्ध फ्युद्ध होने वाला नहीं है। अब बच्चा लोग, पृथ्वीराज चौहान ने भी देखा सभी सामंत सेना नायक जो थे बातें कर रहे थे, और उधर रुकनुद्दीन हमजा ने कहा कि चौहान जी, जो समझौता होगा उस समझौते में जो शर्तें होगी वो आपके अनुसार होगी, न कि हमारे सुल्तान मोहम्मद गोरी के अनुसार। जब ये बातें बताई गई तो चौहान ने भी कहा कि ठीक है, सुबह भेज देना किसको, गोरी को, सुल्तान को, बैठकर क्या कर लेंगे, समझौता। अब बच्चा लोग, ये बात कही, ज्यों ही रुकनुद्दीन हमजा
वहां से रवाना हुआ, तब पीछे सेनापति और जो भी सैनिक थे वहां क्या मनाने लगे, जश्न मनाने लगे। अब बच्चा लोग रुकनुद्दीन हमजा आया किसके पास, सुल्तान के पास। तो सुल्तान ने कहा बताओ क्या हुआ। तब सुल्तान ने कहा अच्छा सर आप गलत बता रहे हो, पृथ्वीराज ने गोरी को गजनी में मार दिया था। अरे भाई अच्छे से देख, ये मैंने क्या लिखा है, बोला है चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज ग्रासों के अनुसार चौहान को पकड़कर कहां ले गया, और गजनी में ही इनकी क्या बताई गई, मृत्यु। इतिहास अगर एक व्यक्ति लिखता तो हम कितनी बात पढ़ते, खूब सारे विद्वानों ने लिखा। तो मुस्लिम इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा, उन्होंने तो कहा कि पृथ्वीराज चौहान को सिरसा नामक स्थान पर पकड़ा गया और वहीं पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। हमें एक के अनुसार याद नहीं करना पड़ेगा, हमें हर एक के अनुसार याद करना पड़ेगा। और दरबारी विद्वान हुआ कौन सा बरदाई, चंद्रबरदाई कहता नहीं, सिरसा में मारा नहीं था, पकड़ा था और पकड़ कर ले गया कहां, गजनी। और गजनी के अंदर वही शब्द बेदी बाण चलाएंगे। तो पहले पूरी बात तो सुन लो, बीच में ही अपने बीट के बिड़ा रहे हो। तो देखो अच्छे से, अब सुनना। तो बिल्कुल बच्चा लोग रुकनुद्दीन हमजा गया। अब रुकनुद्दीन हमजा वापस आया तो सुल्तान ने पूछा बताओ क्या हुआ। तब बच्चा लोग रुकनुद्दीन हमजा ने कहा जैसे ही मैंने समझौते का प्रस्ताव दिया तो सुल्तान के सेनानायक, सामंत और सेनापति क्या मनाने लगे, जश्न मनाने लगे, खुश होने लगे। और उनके मन में यह धारणा बैठ गई कि अब युद्ध होने वाला। ये बात कही तो गोरी ने कहा एक बार वापस के, तो वो बिल्कुल ये बात बताई तो गोरी ने कहा मैंने युद्ध जीत लिया। अब देख लो कैसे जीत लिया, सुनना। आपने महाभारत देखी होगी टीवी के अंदर। महाभारत के अंदर शकुनी का रोल निभाता है, और शकुनी की कुछ बातें जो इंस्टा पर चलती है बहुत अच्छे तरीके से। शकुनी कहता है मेरे बच्चा, रण क्षेत्र में युद्ध जीतने के पहले, अच्छा मर जाओगे सालो, अपने हॉर्न को शांत रखे, सुनो अच्छे से। अब सुनना अच्छे से, आवाज नहीं रे, सुनो। तो बिल्कुल बच्चा लोग, वो शकुनी कहता है मेरे बच्चे, रण क्षेत्र में लड़ने से पहले युद्ध को मन क्षेत्र में जीता जाता है। सही है कि नहीं है? कहने का मतलब गोरी ने दिमाग में फिट कर दिया था पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज सैनिकों और सेनापतियों के माइंड में कि अब युद्ध होने वाला नहीं है। तो पृथ्वीराज चौहान के सैनिक उधर रात्रि भर, मध्य रात्रि तक जश्न मनाते रहे, आमोद प्रमोद में डूबे रहे। और उधर गोरी की सेना ने चौहान की सेना को चारों तरफ से घेर लिया था। पूरी रात ताक लगाकर बैठे थे किसकी सेना पर, चौहान की सेना पर, और इंतजार कर रहे थे। कौन? सिर्फ इंतजार कर रहे थे गोरी के सैनिक सूरज की पहली किरण का, क्योंकि रात्रि के समय युद्ध नहीं होता है। और एक मैंने तुम्हें बताया था 10,000 सैनिकों को उसने प्रशिक्षण दिया था, और उनको तो तराइन के लगभग 20-25 किलोमीटर दूरी बिठा दिया था। और पिछले वाले सैनिकों ने घेर लिया था चारों तरफ से रात्रि के समय ही, और ज्यों ही सुबह की किरण पड़ी, संध्या हुई, तो चौहान के सैनिक जो मॉर्निंग के अंदर बिल्कुल हम जो काम करते हैं उठते ही उसके लिए निवृत्त होने के लिए इधर उधर गए, और उसी समय बच्चा लोग गोरी की सेना ने चारों तरफ से आक्रमण कर दिया। तो कहा जाता है कि शुरुआती दौर के अंदर तो चौहान की सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला।
जैसे तैसे करके पृथ्वीराज चौहान संभले, और पृथ्वीराज चौहान संभले और युद्ध धुआंधार और खतरनाक प्रारंभ हुआ। युद्ध जब मध्य समय में पहुंचा तो बिल्कुल दोनों तरफ से भयंकर युद्ध हो रहा था। मध्य समय में पहुंचा तब मोहम्मद गौरी ने संदेश भेजा किसको? 10,000 हरावल सैनिकों को। कहा कि तुम्हारा प्रतिघात इतना भयंकर होना चाहिए कि चौहान की सेना के परखच्चे उड़ जाए। और बिल्कुल फिर मध्य भाग के अंदर, मध्य समय के अंदर आते हैं वो 10,000 हरावल सैनिक और एकदम भयंकर अटैक करते हैं, जिससे चौहान की सेना तितर बितर हो जाती है बच्चा लोग। और यहां से पृथ्वीराज चौहान भी लड़ते लड़ते वो चले जाते हैं कौन से स्थान पर? सिरसा नामक स्थान पर। वो लड़ते लड़ते जैसे ही बढ़ते जाते हैं तब गौरी की नजर पड़ जाती है। तब गौरी कहता है, चौहान तूने जो गलती की वो गलती मैं नहीं करूंगा, मैं तुझे पकड़ूंगा। तूने मुझे पकड़ा छोड़ दिया, पर मैं तुझे पकड़ूंगा और तुझे दंडित करूंगा। तो बिल्कुल पीछे पीछे आया कौन? गौरी, और सिरसा नामक स्थान पर पकड़ लिया किसको? पृथ्वीराज को। तो इस स्थान को अच्छे से याद करोगे। कौन से स्थान पर पकड़ा? सिरसा नामक स्थान पर पकड़ा, और सिरसा नामक स्थान पर पकड़ लिया। और पकड़कर अब मुस्लिम इतिहासकारों ने तो कहा यहीं पर मौत के घाट उतार दिया, पर कुछ विद्वानों ने, जिसमें मुख्यतः है कौन सा बरदाई? चंद्रबरदाई ने कहा ना, यहां पकड़ा और पकड़कर ले गया कहां? गजनी। और यहां पर जो कार्यभार जो सौंपा वो सौंपा कुतुबुद्दीन ऐबक को। और चौहान को लेकर पृथ्वीराज को तो लेकर गौरी कहां चला गया? गजनी। कहा जाता है कि गजनी के अंदर चौहान को दरबार में उपस्थित किया गया। तब गौरी ने कहा कि चौहान देख, समय देख, तू मेरे से ज्यादा ताकतवर, तेरा साम्राज्य मेरे से बड़ा, तेरे पास मेरे से अधिक सेना, पर देख ले मैंने युद्ध को जीत लिया और तुझे बंदी बना लिया। मैं तेरी वीरता का कायल हूं। तू दो काम कर जो मैं कह रहा हूं, मैं तुझे पूरा हिंदुस्तान उपहार में दे दूंगा। तो पृथ्वीराज जी ने, चौहान साहब ने कहा कि बता गौरी तेरे कौन से दो काम है? तब गौरी ने कहा पहला काम, आप हमें झुककर क्या करो? सलाम करो। और दूसरा काम, आप हमारे गुलाम बनो। क्या बनो? गुलाम बनो। ये दोनों स्वीकार करो। और अगर आप हमें झुककर सलाम करते हो और हमारे गुलाम बनते हो तो हम तुम्हें पूरा हिंदुस्तान उपहार में दे देंगे। तो बच्चा लोग, पृथ्वीराज चौहान हंसे और चौहान ने कहा सुन सुल्तान, पहले एक बात सुनकर बताओ। तो कहा देख, मैंने दिल्ली के समीप एक दुर्ग बनाया है, पिथौरागढ़। कौन सा गढ़? और पिथौरागढ़ के अंदर हम जो कैद करते हैं, किनको कैद करते हैं? चोरों को कैद करते हैं। जो चोरियां करते हैं उनको कैद करते हैं। और तुझे पता है मेरे साम्राज्य के जो चोर है वो तेरे जैसे वीर बहादुर है। तो अब देखो, गौरी का साम्राज्य, गौरी का दरबार, और बेइज्जती किसकी? तो कहा तेरे जैसे तो चोर मेरे कौन से गढ़ में बंद है। और मैं जब सुबह उठकर पिथौरागढ़ का निरीक्षण करने जाता हूं तो तेरे जैसे सुल्तान चोर जो है वो मुझे झुककर सलाम करते हैं। तो हम क्षत्रिय वंशीय चौहान है, कभी चोरों को सलाम नहीं करते। गौरी ने कहा बहुत खूब, पर ये चोर तुम्हें सलाम और अधीनता स्वीकार करवा के रहेगा। तब का क्षत्रिय हूं, कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा और गुलामी भी स्वीकार नहीं करूंगा और झुककर सलाम भी नहीं करूंगा। तो ये था बच्चा लोग एक राजा का और एक वंश का
आत्म स्वाभिमान। चौहान चाहते तो बिल्कुल वो अधीनता स्वीकार कर सकते, पर वो आत्म स्वाभिमान की बात थी, और आत्म स्वाभिमान पर जब बात उठ जाती है तो पुराने जो योद्धा हुए उन्होंने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो सुनो आगे। अब अच्छा लोग, गोरी दूसरा काम कहा था कि चौहान ने वापस जवाब दिया कि आपने सुल्तान, तूने कहा है कि पूरा हिंदुस्तान उपहार में दे दूंगा। हम क्षत्रिय वंशीय चौहान है, और चौहानों का जो राजा होता है वो उपहार लेता नहीं, उपहार देता है। मुझे हिंदुस्तान नहीं चाहिए। तो बच्चा लोग ये बात कही तो सुल्तान ने कहा ठीक है, हम भी देखते हैं आप अपनी बात पर कब तक टिके रहते हो, कायम रहते हो। तब बच्चा लोग याद रखना, गोरी ने भरे दरबार के अंदर अपने सैनिकों को आदेश दिया। क्या बात, कोई बात नहीं, ओम पो फुर्राटे गाड़ रही है ना, मस्त रहो। हाँ, ये उनको टाइम पता है कि अब यहाँ पर हाँ राजाधिराज महाराज परम भट्टारक की क्लास होने वाली है, तो बिल्कुल ये थोड़ी तो होनी भी चाहिए। चलो थोड़ी ही होना है ना। अब आगे सुनो। आपको टेंशन हो जाती है ना, होती है? वो ये कह रहा होती है, मर जाएगा, नया कर थोड़ा। अरे बारिश में पागलो। अब सुनो अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। तो सुनो गोरी ने क्या कहा, सुनो अब कंटिन्यू करते हैं। गोरी ने कहा, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि एक काम करो, लोहे के गरम सरिये लाओ। क्या लाओ? लोहे के गरम सरिये लाओ और तेल गरम करके लेकर आओ। बच्चा लोग बिल्कुल भरे दरबार के अंदर लोहे के गरम सरिये लाए गए और चौहान की आंखों में डाल दिए गए। चौहान की आंखों में डाले और गरम तेल जो था उस गरम तेल के शरीर पर छिटके डाले गए। बच्चा लोग, चौहान ने झुककर सलाम नहीं किया। तब भरे दरबार के अंदर जो मंत्री और सेना नायक बैठे थे, किसके? गोरी के, सभी ने बुरी बुरी प्रशंसा की। किसकी? चौहान की, कि सच्चा क्षत्रिय और वीर योद्धा है। बच्चा लोग, जब ये दृश्य देखा गोरी ने, तो गोरी को भी अचंभित हुआ। वो गोरी ने भी कहा, अपने सैनिकों को कहा कि इनको जेल खाने में ले जाओ, कैद कर दो, और तब तक इनको कोड़े मारे जाए जब तक ये हमें सलाम करने को तैयार नहीं हो जाए और हमारे गुलाम बनने को तैयार नहीं हो जाए। तो बच्चा लोग, कहा जाता है कि दिन के 9 समय में, यानी 9 बार पृथ्वीराज चौहान को कोड़े मारे जाते थे। और कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को इतने कोड़े पड़े थे, इतने कोड़े पड़े थे कि उनके शरीर पर चमड़ी नाम की चीज नहीं थी। इतनी यातनाएं दी किसने? गोरी ने। तब कहता है चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासों में कहता है कि मैंने सन्यासी का वेश धारण किया। कौन सा वेश? सन्यासी का वेश धारण किया। और सन्यासी का वेश धारण करके मैं गया कहां? गजनी। वहां पर पहुंचा किसके दरबार में? बोलो। गोरी के दरबार में पहुंचा और गोरी को जाकर कहा कि गोरी, मैंने सुना है कि तूने किसी क्षत्रिय वंशीय राजा को कैद किया है। तो गोरी ने बहुत बड़े ऐसे ईगो से कहा, बिल्कुल, हमने क्षत्रिय वंशीय चौहान, हिंदुस्तान के चौहान राजा पृथ्वीराज को कैद किया है। तो चंद्रवरदाई कहता है कि सुल्तान, तूने जिसको कैद किया है उसके बारे में मुझे पता चला है। मुझे पता चला है कि दुनिया का एकमात्र चौहान राजा है जिसको एक ऐसा खेल खेलना आता है जिसको कि उस खेल को कोई खेल ही नहीं सकता। तो क्या तुम वो खेल देखना नहीं चाहोगे?
तब बच्चा लोग गोरी ने हंसकर कहा कि वो सच्चा क्षत्रिय है, चौहान है, उसने झुककर मुझे सलाम नहीं किया तो वो खेल कहां से खेलेगा सन्यासी। तब बच्चा लोग चंद्रबरदाई ने कहा मैं सन्यासी हूं और वो क्षत्रिय है, मेरी एक बार मुलाकात कराओ किससे, पृथ्वीराज से, मैं उसे क्षत्रियों की ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि वो खेल खेलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल गोरी ने कहा इस सन्यासी को मिलाया जाए किससे, पृथ्वीराज से। तो अब यहां पर कान खोल के सुनना, अच्छे से सुनना बच्चा लोग। हमारे राजपूताना के 3 योद्धा ऐसे होंगे, राजा ऐसे होंगे जो अपने जीवन में एक बार रोएंगे, और उन तीनों में से नंबर फर्स्ट पर जो आ रहा है वो है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र थे कौन, चंद्रबरदाई, और पृथ्वीराज चौहान उनको प्यार से चंद्रबरदाई नहीं पृथ्वी भट्ट के नाम से पुकारते थे। कौन से भट्ट, तो बिल्कुल चंद्रबरदाई को सैनिक लेकर जेल खाने की तरफ गए तो बच्चा लोग पृथ्वीराज चौहान को देखा तो चंद्रबरदाई को पहले पता नहीं था। चंद्रबरदाई ने तो सोचा कि कोई मृत व्यक्ति लटक रहा है। अब सैनिक रुक गए तो चंद्रबरदाई ने कहा मुझे चौहान के पास लेकर चलो, ये कहां लेकर आ गए। तो सैनिकों ने हंसकर कहा यही है तुम्हारा चौहान। तब बच्चा लोग चंद्रबरदाई कहता है अपने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में कि जब मैंने चौहान को देखा था तो चौहान के शरीर पर चमड़ी नाम की चीज नहीं थी, आंखें फूटी हुई थी, जगह जगह से अगर लटक रहा था तो मांस लटक रहा था। इतनी यातनाएं दी थी किसने, गौरी ने। तो भी चंद्रबरदाई कहता है कि मैं हिम्मत करके पहुंचा किसके पास, पृथ्वीराज के पास, और मैंने आवाज लगाई क्षत्रिय वंशीय राजा चौहान। जैसे ही ये कहा तो पृथ्वीराज चौहान मेरी आवाज सुनकर जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि हे मेरे मित्र, हे मेरे दोस्त, अपनी कटार निकाल और मेरे प्राण हर ले, क्योंकि अब मेरी जो शक्तियां है वो विच्छिन्न हो चुकी है और मैं दुश्मन के हाथों से मरना नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि मेरे दोस्त के हाथों से मैं ये दुनिया छोड़कर चला जाऊं। तब बच्चा लोग चंद्रबरदाई कहता है पृथ्वीराज को, कहता है कि आप क्षत्रिय वंशीय हो और क्षत्रिय वंशीय का जो राजा है वो कभी भी अपने दुश्मन को मारे बिना मर नहीं सकता, इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा सकता। तो अभी तो गौरी जिंदा है, आप कैसे जा सकते हो। तब पृथ्वीराज ने बिल्कुल कहा कि चंद्रबरदाई, पृथ्वी भट्ट, ये बातें बनाना बंद कर मेरे मित्र, कटार निकाल और मेरे प्राण हर ले। मेरे शरीर को देख, मेरी शक्तियां विच्छिन्न हो चुकी है, मैं अब दुश्मन का सामना नहीं कर सकता। तब बच्चा लोग पृथ्वीराज चौहान को चंद्रबरदाई ने कहा तुम चौहान हो और चौहानों का मूल शब्द है चाहमान। मेरे क्षत्रिय राजा को दुश्मन को मारने के लिए तलवार की, हिम्मत की और ताकत की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो कानों की, और वो तुम आराम से मेरा संवाद सुन रहे हो। तब बच्चा लोग पृथ्वीराज जी कहता है कि तू सीधी सीधी बात बता, कहना क्या चाहता है। तब बच्चा लोग चंद्रबरदाई कहता है चौहानों का मूल शब्द है चाहमान, और चाहमान के अंदर चाक का मतलब है चाप, और चाप का मतलब धनुर्विद्या में। अब बताओ अगर मैं चाहमान शब्द नहीं बताता तो यहां पर मैं चाहे चाप करूं और चाहे फाप करूं तुम्हें कुछ पता ही सही है कि नहीं है। इसलिए याद करो, मैंने वन से स्टार्ट किया चाहमान से, कहा कि चाप का मतलब होता है धनुर्विद्या में निपुण, और मेरे योद्धा को दुश्मन को मारने के लिए शक्तियों की नहीं
धनुर्विद्या की जरूरत है। और इस पृथ्वी पर इस समय तुम एकमात्र ऐसे योद्धा हो जो शब्द भेदी बाण चलाते हो। यानी उस समय के जमाने के पृथ्वीराज एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो शब्दों को सुनकर निशाना लगा देते थे, साध देते थे। तो ये चंद्रबरदाई ने बात कही तो चौहान ने कहा कि हाँ, शब्द भेदी बाण तो मैं अभी भी चला सकता हूं। तो चंद्रबरदाई ने कहा कि कल अफगान की गजनी की पूरी जनता इकट्ठी होगी और तुम्हें खेल खेलने के लिए बाहर बुलाया जाएगा और तुम्हें खेल के तहत ही चलाना है शब्द भेदी बाण। गोरी जितनी ऊंचाई पर बैठा होगा उतनी ही ऊंचाई पर मैं विपरीत दिशा के अंदर एक निशाना लगाऊंगा। विपरीत दिशा में, जैसे सपोज करो गोरी इधर बैठा है तो निशाना किधर लगाया जाएगा? उधर। तो कहा चंद्रबरदाई ने कि गोरी जितनी ऊंचाई पर बैठा होगा उतनी ही ऊंचाई पर मैं निशाना लगाऊंगा और गोरी की ऊंचाई बताऊंगा एक दोहा बोलकर, शब्दों को बोलकर। तुम उसी दोहे से तीर के अंदर, प्रत्यंचा के अंदर वो माप भरना और तुम्हें जिस दिशा में खड़ा किया जाए उसके विपरीत दिशा में निशाना साधना। वो तीर जाकर लगेगा किसको? गोरी को। यह बात कही तब चौहान ने कहा, पृथ्वी जीत के जश्न का इंतजार कर, कल दुश्मन का आखिरी दिन होगा। दोनों मित्र गले लगे और चंद्रबरदाई गया कहा? गोरी के पास। और गोरी ने गोरी को कहा कि सुल्तान आयोजन कर कल का और ढिंडोरा पीटा पूरे गजनी में। खेल खेलेगा कौन? चौहान। तो बिल्कुल बच्चा लोग अगले दिन पूरी गजनी की जनता इकट्ठी हुई। खुले जगह के अंदर बिल्कुल वो सिंहासन लगाया गया गोरी का ऊंचाई पर और उसी के विपरीत दिशा के अंदर निशाना लगाया गया। पूरी गजनी की जनता आकर खड़ी हो गई। फिर आए, बिल्कुल सभी आ गए। फिर गोरी भी आया। गोरी ने सैनिकों को आदेश दिया कि चौहान को जेल खाने से लेकर आओ। अब बच्चा लोग, चौहान ज्यों ही जेल खाने से बाहर आए, चौहान के शरीर को देखकर गजनी की जनता जो थी डर चुकी थी। एकदम चुपचाप शांति हो गई और उन्होंने बिल्कुल पृथ्वीराज के वीरता के किस्से ही सुने थे, पर आज उनको देखा इस हालत में तो कहा जाता है कि गजनी की जनता जयकारे लगाने लगी। किसके? चौहान के। ये भी सत्य है बच्चा लोग। तो बच्चा लोग, ये चीज हुई। आगे क्या होता है सुनना अच्छे से। फिर बिल्कुल अगले दिन ये चीज हुई और जब चौहान को बाढ़ लाया गया तो गोरी ने कहा कि शुरू करो तुम्हारा खेल जो तुम्हें खेलना आता है। तब पृथ्वीराज चौहान ने मना कर दिया कि मैं नहीं खेलूंगा। बच्चा लोग, चाहमान शब्द के अंदर मैंने न का मतलब बताया। वह राजा जो नीति, योजना और सिद्धांत बनाकर शासन करता हो, निर्णय लेता हो। अगर चौहान बाहर आकर सीधा शब्द भेदी के लिए मान जाते तो गोरी को पता चल जाता कि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज दोनों मिले हुए। इसलिए मना किया। तो बिल्कुल बच्चा लोग, बिल्कुल पूरी संपूर्ण जनता के सामने गोरी के शरीर पर कोड़े मारे गए। भयंकर तरीके से कोड़े मारे गए। जब चौहान के शरीर पर खूब सारे कोड़े पड़े तब चौहान ने कहा, हाँ मैं चलाऊंगा और खेलूंगा खेल। तब बच्चा लोग बिल्कुल तीर और बाण दिए गए। जो ही उन्होंने हाथ में लिया तब सुल्तान सिंहासन पर खड़ा हो गया और कहा, रुक जा चौहान। अब सुल्तान देख तो रहा था चंद्रबरदाई के सामने और के किसको रहा था? चौहान को। कहा, रुक जा चौहान, रुक जा। मुझे अभी भी तेरे ऊपर शक है कि तुझे तेरी आंखों से
दिखाई देता है। सैनिकों को आदेश दिया कि लोहे के गरम सरिये लाओ और नमक और मिर्ची लेकर आओ। बच्चा लोग एक बार और चौहान की आंखों में वो सरिये डाले गए और नमक और मिर्ची डाली गई। अब चंद्र बरदाई खड़ा खड़ा कांप रहा था, पर उसको पता था कि आंखों से अगर एक आंसू निकला तो पूरी योजना असफल। चंद्र बरदाई अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए खड़ा था। गोरी बिल्कुल देख रहा था। गोरी ये पता करना चाहता था कि अगर चंद्र बरदाई और ये मिले हुए हैं तो मैं चौहान को यातनाएं दूंगा तो दुख होगा किसको? चंद्र बरदाई को। और चंद्र बरदाई बचाने जाएगा किसको? चौहान को। और मैं दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा। ये बहुत खतरनाक तीक्ष्ण बुद्धि के राजा थे। हमारे जैसे नहीं कि हाइपर होके कोई निर्णय ले लिया, नहीं। अब बच्चा लोग बिल्कुल ये चीज देखी तो बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान की आंखों में सरिये डाले गए, नमक और मिर्ची डाली गई आंखों के अंदर, और फिर भी गोरी ने आंखों पर काली पट्टी बंधवाई। काली पट्टी बंधवाई और फिर चंद्र बरदाई के सामने देखा तो उन्हें लगा कि भाई अब ये मिले हुए नहीं है, अब आराम से रिलैक्स होकर खेल देखूंगा। अपने सिंहासन पर बैठ गया और फिर कहा चौहान अब खेल तू तेरा खेल। तो बच्चा लोग बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान ने तीर बाण हाथ में लिए। चंद्र बरदाई थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था। ज्यों ही तीर बाण हाथ में लिए गजनी की जनता जयकारे लगाने लगी। किसके? पृथ्वीराज के। और चंद्र बरदाई ने हुकार भरी, कहा 4 बांस। कितने बांस? तो बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान ने तीर लेकर बाण के अंदर डाला और प्रत्यंचा के अंदर जितनी 4 बांस की ऊंचाई होती है विपरीत दिशा में ली ऊंचाई। फिर कहा 24 गज, यानी 4 बांस के ऊपर कितने गज? 24 गज, तो थोड़ी और ऊंचाई ली। फिर कहा अंगुल अष्ट। अंगुल अष्ट का मतलब कितनी अंगुलियां? तो कहा 4 बांस की लंबाई, 4 बांस के ऊपर 24 गज और 24 गज के ऊपर 8 अंगुलियां। इतनी ऊंचाई पर कौन बैठा है? सुल्तान। तो बच्चा लोग विपरीत दिशा में खड़े थे। दोहा बना 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट या अष्ट अंगुल परमाण, ता ऊपर बैठो सुल्तान मत चूके चौहान। ये बात कही तो चौहान ने एक ही सेकंड के अंदर अपनी स्थिति चेंज की और प्रत्यंचा तो खींच ही रखी थी, सीधी छोड़ी। और कहा जाता है कि गोरी ने सिर्फ अपनी क्या झपकाई थी, पल के वापस खुली नहीं। आंखें खुले उसका पहले भेद गया तीर किसको? गोरी को। और गोरी जो था लटक गया। उधर चंद्र बरदाई भागकर गए किसके पास? पृथ्वीराज के पास। और कहा महाराजाधिराज महाराज, दुश्मन इस दुनिया में नहीं रहा। तब पृथ्वीराज ने भी मतलब गले लगाया चंद्र बरदाई को और कहा मित्र अब देरी मत कर, अपनी कटार निकाल और प्राण हर ले। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि चंद्र बरदाई ने कहा मैं दास हूं, मैं सेवक हूं, और एक सेवक कभी भी अपने महाराजा के प्राण नहीं हरता। ये आप मेरी कटार लो, पहले मेरे प्राण हरो, फिर इसी कटार से आप अपनी भी क्या दे दो? जान दे दो। और कुछ विद्वानों ने कहा कि चंद्र बरदाई ने पहले पृथ्वीराज को मारा, फिर उसी कटार से खुद को मार दिया। बोलो समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? अब ये घटना वहां पर हुई, उधर तीर लगा किसको? तब वो गोरी के मुंह से हाँ जीभ बाहर आ गई। पास में एक सेनानायक खड़ा था, उसने किया अड़ाला। अब ये मैंने क्यों किया सुनना, क्योंकि तुम काफी बच्चे इमोशनल हो गए ऐसे कर रहे हैं, तो मैंने कहा वापस थोड़ा हंसा देते हैं। और इधर सर हाँ सुनो अच्छे से।
तो बच्चा लोग ये कहानी है बिल्कुल, और ऐसे योद्धा भी हुए। अभी जैसे तुम नम हुए हो सांगा के समय, और महाराणा प्रताप के समय भी यही स्थिति बनेगी। प्रताप के समय तो काफी बच्चे जो होंगे पास वाले को देखकर धीरे से ऐसे करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत विकट समय देखा था। बच्चा लोग विषम परिस्थितियों से गुजरे थे और मुगलों से सामना किया था। हमारे तो 2 झापड़ मारे तो अगले वाले को कह देते भाई तेरी गाय हूं, बोल करना क्या है, सही है कि नहीं है। तो ऐसे ऐसे भी योद्धा हुए। अब सुनो अच्छे से, अफगान की जनता के सामने साम्राज्य के अंदर सुल्तान के साम्राज्य में ही सुल्तान को मौत के घाट उतार दिया। किसने? पृथ्वीराज ने। तो बच्चा लोग सभी ने कहा कि इस चौहान ने हमारे सुल्तान को मारा है, तो इस चौहान को ऐसी जगह दफनाओ, उनकी कब्र बनाओ कि इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी चौहान को जमीन के अंदर भी शांति से रहने नहीं देना है। तो कहा जाता है गजनी प्रदेश का जो 4 चौराया था, आम रास्ता था, कहते हैं ना 4 चौराहे, आम रास्ता जो था, उस आम रास्ते के ऊपर पृथ्वीराज को वहां पर गाड़ा गया और एक रिवाज चलाया, एक प्रथा चलाई कि वहां से जो भी व्यक्ति गुजरेगा अपनी जूती उतारेगा, चप्पल उतारेगा और कब्र पर मारेगा। इसका मतलब ये था कि चौहान को नीचे भी शांति से सोने नहीं देना। अब बच्चा लोग बाद में क्या होता है, अभी ये 1980 और 200 के दशक के अंदर एक फूलन देवी होती है। कौन होती है? और फूलन देवी का एक बॉडीगार्ड होता है शेर सिंह राणा। कौन होता है? और शेर सिंह राणा फूलन देवी के कहने पर किसी का मर्डर कर देता है, और मर्डर कर देता है तो पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसको तिहाड़ जेल के अंदर कैद करती है। तो शेर सिंह जी राणा वहां तिहाड़ जेल में जाते हैं। तो आपको पता है जेल में जो व्यक्ति जाएंगे कौन सी बिरादरी के जाएंगे, आपको पता ही है। तो उसी जेल के अंदर अफगान के कुछ पठान भी कैद थे। कहां के? अफगान के पठान कैद थे। तो बच्चा लोग अफगान के पठान जो कैद थे उन्होंने कहा शेर सिंह राणा को, कहा कौन सी बिरादरी के हो, किस मामले में अंदर आए हो? तो शेर सिंह ने कहा मर्डर के मामले में अंदर आया हूं, ज्यादा भोगना खराब मत करना, सटक ली ना तुम्हें भी मार दूंगा। तो वो पठान हंसे किसके ऊपर? शेर सिंह पर। कहा ये छोटे मोटे काम करके तुम भारतीय गजब इतराते हो। तो कहा भारतीयों पर शक मत कर, भारतीयों पर शक करोगे तो हालत खराब हो जाएगी। तो एक दिन कहा जाता है कि जेल खाने के अंदर सभी, जेल याद रखना, जिनको जेल की सजा दी जाती है ना उनको भी जेल खाने में चुपचाप बैठे नहीं रह दिया जाता, काम करवाया जाता है। तो एक दिन काम कर रहे थे सभी जेल, मतलब जेल के अंदर जो थे कैदी। तो बच्चा लोग उन पठानों ने शेर सिंह को सुनाकर कहा कि एक इसी के जैसे की तरह कुछ सदियों पहले एक चौहान आया था, कूदता कूदता, हमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया कि आज भी उसको कब्र के अंदर हम शांति से रहने नहीं देते। ये है हम पठान अफगान के। जब ये बात कही तो शेर सिंह राणा ने उसी दिन गिनकर गांठ दे दी कि मैं चौहान की अस्थियों को निकालकर कहां से लाऊंगा? अफगान से, काबुल से। तो बच्चा लोग बिल्कुल कहा जाता है कि तिहाड़ जेल के अंदर कुछ ही दिन बिताए और तिहाड़ से 9-11 कौन? शेर सिंह राणा। और फिर बाहर गए, अपना हुलिया चेंज किया, बीआरडो मंगाई, बीआरडो, और क्या बढ़ाई? क्या बढ़ाए? क्योंकि शरीर से भी पठान लगने चाहिए। वो एक नकली पासपोर्ट बनवाया और पठान बनकर कहां गए? अफगान। और बिल्कुल बच्चा लोग वीडियो रिकॉर्ड करके लेकर आए, वरना उनकी बात कोई मानता नहीं था। कहा जाता है कि उन्होंने पृथ्वीराज की कब्र को खोदा और कब्र को खोदकर उनकी अस्थियां निकाली और चुपचाप लेकर आए कहां?
हिंदुस्तान और हिंदू विधि विधान पूर्वक पृथ्वीराज की अस्थियों का अंतिम संस्कार किया। कंप्लीट ना? तो वो थे शेर सिंह राणा। कंप्लीट ना? अरे कंप्लीट ना? ये पूरी मैंने घटना बता दी और अब देखो ये पॉइंट, अब तुम्हें समझ में आएगा। देखो, कुछ विद्वानों के अनुसार तो बताओ कहां पकड़ा गया, और वहीं पर मौत के, पर एक विद्वान हुआ कौन सा बरदाई रे, उसने लिखा कौन सा रासो। इसमें बताया कि नहीं, चौहान को पकड़कर कहां ले जाया गया और वहीं पर उनकी क्या बताई गई, और मारा किसको, गोरी को। बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद देखो, पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति जो है आज भी काले रंग की लगी हुई है। कहां? काबुल के अंदर, अफगानिस्तान में। और स्मारक जो बनाया गया 1996 के अंदर, कौन से मेर में बनाया गया? अजमेर में। कंप्लीट ना? अरे कंप्लीट ना? ये इतिहास हो गया किनका? पृथ्वीराज चौहान का। अब सवाल पूछा जा रहा है, सर फिर पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रबरदाई तो मारा गया। बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल सही है भाई। चंद्रबरदाई जब मारा गया तो फिर उसको लिखा किसने? जब चंद्रबरदाई हिंदुस्तान से यानी राजस्थान से या अजमेर से जब गया था गजनी प्रदेश की तरफ, तब उसने वो ग्रंथ दिया था अपने पुत्र को, और पुत्र ने फिर जनता की जानकारी लेकर, लोगों की जानकारी लेकर ग्रंथ को लिखा। कंप्लीट ना? पूर्ण किया। तो एक पॉइंट बिल्कुल लिखो, लिखो पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ को पूर्ण लिखो, फटाक से लिखो। बिल्कुल बच्चा लोग ऑनलाइन में जो कमेंट्स आ रहे हैं, सर इमोशनल हो गए, बिल्कुल कोई बात नहीं, वो हैंकी फैंकी पास में रखे, आंसू पूछ ले, कोई नहीं देख रहा है आपको। फटाक से लिखिए, पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ को पूर्ण चंद्रबरदाई के पुत्र किसने किया था रे? जलहरण ने किया था। किसने? जलहरण ने किया था। फटाक से लिख लो। लिख लिया? लिख लिया ना जी? ये हो गया आपके पृथ्वीराज चौहान। अब फटाक से हेडिंग डालो, अजमेर के चौहान हो गए। अब हेडिंग डालो रणथंबोर के चौहान। रणथंबोर के चौहान। कौन से चौहान? रणथंबोर के चौहान। फटाक से लिखिए, रणथंबोर के चौहान। अब पहले समझ लो, थोड़ा समझा देता हूं। अब पृथ्वीराज चौहान को तो गोरी पकड़कर कहां ले गया, फटाक से बताओ? गजनी। और इधर हिंदुस्तान के अंदर साम्राज्य विस्तार का जो कार्यभार सौंपा था अपने एक गुलाम किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी पृथ्वीराज के पुत्र कौन से राज ने? गोविंदराज ने। तो कहने का मतलब पृथ्वीराज द्वारा जो नाम कमाया हुआ था वो सब कुछ मिट्टी में मिला दिया कौन से राज ने? गोविंदराज ने। और जब अधीनता स्वीकार कर ली तो गोविंदराज को बिल्कुल ऐबक ने राजा बनाया। कहां का? अजमेर का। सुनना, पर अजमेर के अंदर जो चौहानों के सैनिक और जो सामंत थे आसपास के, उन्होंने कहा कि हम अपना राजा गोविंदराज को नहीं मानते। पृथ्वीराज के भाई थे हरिराज। कौन से राज? हरिराज के पास चौहानों के सामंत और सैनिक गए और जाकर कहा कि हरिराज जी, हम गोविंदराज के साथ काम करना नहीं चाहते, उनके दरबार में उपस्थित होना नहीं चाहते। तो हरिराज ने कहा क्यों? कहा कि उन्होंने
अधीनता स्वीकार कर ली है और हम अधीनता स्वीकार किए हुए को हम चौहान वंशीय राजा नहीं मानते हैं। हमारे राजा तो आप हो। तो सभी सामंतों ने, सभी सैनिकों ने साथ दिया किसका? और हरिराज ने साथ लेकर अटैक किया कौन से राज पर और भगाया कहां से? और अजमेर के राजा बन गए, बोलो कौन से राज? हरिराज। अब गोविंदराज पराजित हुआ तो गोविंदराज ने बिल्कुल संदेश भेजा किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। संदेश का जब भी कहूं या बोल दूं कि फोन किया, तो फोन का मतलब यही समझना कि समाचार पत्र यानी पत्र भेजा, संदेश भेजा। तो बिल्कुल गोविंदराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को फोन किया और कहा हेलो। तो ऐबक ने कहा कौन बोलता? तो कहा गोविंद। का बोल? तो कहा अनलिमिटेड जूते पड़े हैं। तो कहा किसने पीटा? तो कहा चाचा हरिराज ने। तो कहा बता क्या चाहिए? तो कहा सैनिक सहायता भेज रहे हो क्या? तो कहा बिल्कुल भेज रहा हूं, टेंशन मत ले। तो बिल्कुल बच्चा लोग, ऐबक ने किसकी सहायता के लिए सेना भेजी रे? अब सेना आई, बिल्कुल गोविंदराज ने ऐबक की सैनिक सहायता से वापस अटैक किया किस पर? और अटैक किस पर किया? हरिराज पराजित होकर अजमेर छोड़कर चले गए। अब बताओ सेना कहां से आई, किसने भेजी? तो सेना वापस ऐबक के पास जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ। अब सेना ज्यों ही अजमेर से वापस ऐबक की तरफ गई, आधे रास्ते तक पहुंची, हरिराज जी वापस आए और दे दमादम फोड़ा किसको? गोविंदराज अब की बार कोमा में। हाथों हाथ एम्बुलेंस बुलाई गई और सीधा टिकाया इमरजेंसी वार्ड में। नर्सों ने तो हाथ खड़े कर दिए, कहा ले जाओ, बात बीत गई। पर डॉक्टर ने कहा एक ट्राई करते, वो चेपते हैं ना कुछ ऐसे करके। तो बिल्कुल वो भयंकर वाले ऐसे 2-3 झटके दिए गए, तभी कूदे कौन? गोविंदराज। होश आया गोविंदराज जी को, और ज्यों ही होश आया तो मैडमों को इशारे में कहा कि टुनटुनिया लाओ। क्या लाओ? हाँ, अभी किसी का टुनटुनिया बोला था ना। हाँ, तो कहा टुनटुनिया लाओ, तो टुनटुनिया लाया गया। गोविंदराज ने वापस फोन किया किसको? ऐबक को। अब की बार बिल्कुल धीरे बोल रहा था, हेलो। तो ऐबक ने कहा कौन बोलता और कहां से बोलता? तब कहा इमरजेंसी से बोलता, गोविंद बोलता। तो कहा क्या हुई? तो कहा चाचा ने बचेड़ा, यानी चाचा ने और आक्रमण किया और मुझे पराजित कर दिया। तब ऐबक परेशान हो गया। ऐबक ने कहा अब की बार तेरे चाचा को बोल दे कि मैं स्वयं विशाल सेना लेकर आ रहा हूं, कौन से मेर? अजमेर। तो अब की बार बच्चा लोग कुतुबुद्दीन ऐबक विशाल सेना लेकर आया। तब कहा जाता है कि हरिराज नहीं चाहते थे कि उनके सैनिक, उनके जो सामंत चौहानों के हैं, वो बेमौत मारे जाए। उन्होंने सभी चौहानों को अपने अपने क्षेत्रों में भेज दिया और अपने कुछ सैनिक जो थे वफादार, वो अजमेर में रहे। ऐबक की सेना का काफी समय तक सामना किया और लड़ते हुए सभी वीर गति को प्राप्त हुए। पर हरिराज की अंतिम इच्छा थी कि वो इस दुनिया को अगर छोड़कर जाएंगे तो वो अपने परिवार के साथ छोड़कर जाएंगे, पर दुश्मनों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो बच्चा लोग अंतिम क्षणों के अंदर हरिराज चौहान अपने कुटुंब सहित, कुटुंब का मतलब परिवार सहित, अपनी रानियों सहित, बच्चों सहित जलती हुई आग के अंदर कूदे और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। ये मृत्यु सबसे बढ़िया मृत्यु थी, पर उन्होंने अधीनता स्वीकार। तो ऐसे ऐसे योद्धा भी हुए। और अभी आपके पीटीटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें सवाल पूछा था कि पृथ्वीराज चौहान के बाद अजमेर के कौन से शासक ने गोरी यानी तुर्कों की सेना का सामना किया? वो थे हरिराज। और आज तक कोचिंगों में, किताबों में भी इनका जिक्र नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब गोरी ने, सॉरी, ऐबक ने कहा कि मैं अजमेर अगर वापस देकर जाऊंगा कौन से राज को, तो कल और चौहानों के सामंत इकट्ठा होंगे और फोड़ेंगे किसको? ये और इमरजेंसी से मुझे कॉल करेगा।
और मुझे वापस आना पड़ेगा, तो एक काम करता हूं, अजमेर को हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली का केंद्र बना देता हूं और ये संरक्षित कर देता हूं किसके लिए? दिल्ली के लिए। और बिल्कुल ऐबक ने कहा कि अजमेर जो है दिल्ली का केंद्र है और दिल्ली के लिए मैं इसे संरक्षित कर रहा हूं। दिल्ली से जब भी हम राजपुताना की तरफ आएंगे तो कौन से मेर में रुकेंगे? अजमेर में। बोलो समझ में आया? तो गोविंदराज ने कहा फिर मैं कहां जाऊं, मैं कहां शासन करूं? तो कहा टेंशन मत ले, तू जा भोर ही भोर रणथंबोर, हम तुम्हें रणथंबोर की जागीर देते। तो गोविंदराज रणथंबोर गया और 1194 के अंदर रणथंबोर में नींव रखी। कौन से वंश की? इसलिए रणथंबोर के चौहानों का संस्थापक जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब छोटे मोटे खूब सारे शासक बनेंगे। हम एग्जाम की दृष्टि से उन्हीं शासकों को पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सही है कि नहीं है? पहले ये बताओ, पृथ्वीराज द्वारा जो कमाई हुई ख्याति थी चौहानों की, उसको धुल मिल किसने किया? तो बिल्कुल गोविंदराज की अधीनता के बाद चौहानों को है दृष्टि से देखा जाने लगा। इनकी जो कमाई हुई ख्याति थी वो कम हो गई थी, पर रणथंबोर के अंदर एक ऐसे क्षत्रिय योद्धा ने वापस जन्म लिया जिसने चौहानों की ख्याति को वापस 4 चांद लगा दिए और वापस चौहानों का जिक्र होने लगा। और उस योद्धा के बारे में कहा जाता है, सिंह सुवन सदपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी, वो थे हमीर देव चौहान। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? फटाक से रणथंबोर के चौहानों में कुछ पॉइंट लिखो। रणथंबोर के चौहान, रणथंबोर के चौहान, फटाक से जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बिल्कुल आप तो पढ़ते रहे और सुनते रहे, आपको हिस्ट्री पूरी यहीं पर याद हो जाएगी। पर सुनो, आप यहां से रूम तक जाओगे, याद रहेगी हिस्ट्री। कल एक नया टॉपिक आएगा तो कल तुमने जो पढ़ा वो साफ क्यों होता है सुनना। मैंने रीजन भी बताया। मैंने तुम्हें कहा है कि यहां पढ़ोगे तुम्हें 100% याद होगा। बस एक खुद काम कर देना कि सोते समय पहले सभी सब्जेक्ट तुम्हारे मैथमेटिक्स, साइंस, फाइंस, जोग्राफा, होग्राफा जो भी है पढ़ लेना। जिस समय नींद आने लगे उस समय सोते समय खोलो हिस्ट्री और उसी अंदाज में रिपीट करो। और मैंने जो घटनाएं बताई वो अपनी आंखों के सामने लेकर आओ। जू जू पढ़ते हो 100% याद होगी। सही है कि नहीं है? इस बात को ध्यान रखना। फटाक से लिखो। मोहम्मद गोरी ने, फास्ट लिखोगे थोड़ा। मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान का कार्यभार, यानी वही भारत का कार्यभार अपने गुलाम किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा। फिर लिखोगे पृथ्वीराज चौहान के पुत्र का नाम, पृथ्वीराज चौहान के पुत्र का नाम कौन सा राज था रे? गोविंदराज चौहान था। फास्टली लिखो, पुत्र का नाम कौन सा चौहान था? फटाक से लिखिए, गोविंदराज चौहान था। फटाक से लिखिए। दूसरे पॉइंट में लिखोगे
ऐबक ने गोविंदराज को कहां का राजा बनाया रे? अजमेर का राजा बनाया। अजमेर का राजा बनाया। फटाक से लिखो। बना दिया राजा। अब बताओ पृथ्वीराज चौहान के भाई कौन? हरिराज चौहान। तो एक ही पॉइंट में पूरा लिख लो। लिखो अजमेर के राजा, सीधा नोट लगाकर लिखोगे जो एग्जाम में पूछा गया है। अजमेर के राजा कौन? हरिराज चौहान। कोष्टक में लिखोगे किसके भाई? पृथ्वीराज के भाई। हरिराज चौहान ने तुर्कों की सेना का क्या किया? सामना किया। तुर्कों की सेना का सामना किया। दूसरे पॉइंट में लिखोगे नोट लगाकर, गोविंदराज की सहायता हेतु ऐबक विशाल सेना लेकर अजमेर की तरफ आया। तब हरिराज ने कुटुंब सहित जलती ज्वाला में कूदकर प्राण त्याग दिए। फटाक से लिखिए। हाँ, करंट अफेयर्स कहां से पढ़ते हैं? कहां से पढ़े? करंट अफेयर्स जो है ध्यान रखना, ज्यादातर जो पढ़ो वो राजस्थान का पढ़ना, इस बात को ध्यान रखें। क्योंकि आप जो वैकेंसी जो फाइट कर रहे हो वो कौन से थान की है? राजस्थान की। तो राजस्थान की करंट का मतलब पिछले 7-8 महीनों में एक तो राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं चली, एक कौन सी घटनाएं घटित हुई, उनको अच्छे से याद रखोगे। और हर एक विभाग के कौन अध्यक्ष है, कौन मंत्री है, कौन किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है, इन चीजों को अच्छे से पढ़ोगे। इस बात को ध्यान रखें। ओके रघुनाथ, चलिए। हाँ बिल्कुल अच्छा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लिख लिया ये। अब बताओ अजमेर को किसके लिए संरक्षित किया? दिल्ली के लिए। लिखो नोट लगाकर। और सुनो, अब ये संरक्षित किया ऐबक ने, और किसको? अजमेर को। और इसकी पालना जो होगी, याद रखना, 1857 की क्रांति तक होगी। तुमने पढ़ा नहीं क्या क्रांति के दौरान कि राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्यालय जो था कहां था? तुमने जहांगीर को नहीं पढ़ा क्या इंडियन हिस्ट्री में कि जहांगीर और सर थॉमस रोक की मुलाकात अजमेर के किले में हुई? तो बताओ, जहांगीर हिंदुस्तान का मुगल सम्राट था, वो अजमेर में क्या लसन छोड़ने आया था क्या? क्योंकि बच्चा लोग इस अजमेर को दिल्ली के लिए सुरक्षित कर रखा था, बादशाहों के लिए सुरक्षित कर रखा था। और बादशाह जब भी राजपुताना की तरफ आता तो वो कहां रुकता? अजमेर में। और ये सुरक्षित किसने किया? ऐबक ने। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो नोट लगाकर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के लिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर को
क्या लिखा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर को दिल्ली के लिए संरक्षित किया। दिल्ली के लिए क्या किया? संरक्षित किया। तथा दिल्ली के लिए संरक्षित किया तथा गोविंदराज को कहां की? रणथंबोर की जागीर प्रदान की। फास्ट लिखो थोड़ा। रणथंबोर की जागीर प्रदान की। कर दी। अब बताओ गोविंदराज रणथंबोर में चौहान राजवंश की नींव कब रखेगा? 1100। लिखो नोट लगाकर। लिखो गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में, गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में रणथंबोर में चौहान राजवंश की क्या रखी रे? नींव रखी। सर वीडियो चल नहीं रहा है, देखना तो एक बार। लिख लिया? लिख लिया ना? अब सुनो, ये तो हो गए गोविंदराज चौहान। अब गोविंदराज चौहान के बाद वल्हण देव राजा बनेंगे। वल्हण देव के बाद याद रखना प्रहलाद देव राजा बनेंगे। प्रहलाद देव के बाद वीर नारायण राजा बनेंगे। वीर नारायण के बाद बाघ भट्ट राजा बनेंगे। और बाघ भट्ट के बाद जो राजा बनेंगे वो बनेंगे जैत्र सिंह। कौन से सिंह? जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह का बेटा होगा हमीर देव चौहान। कौन होगा? तो ये छोटे मोटे जो पहले शासक बनेंगे, मैंने कहा आपको कि इतिहास में सिर्फ हम उन्हीं राजाओं को पढ़ेंगे, उन्हीं का कंटेंट इकट्ठा करेंगे जिन्होंने इतिहास में कुछ ऐसे कारनामे किए, उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की और उनके एग्जामों में सवाल बने। सही है कि नहीं है? तो सीधा हेडिंग डालो हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान। शासक लिखवा दूं क्या? सिर्फ नाम नाम? हाँ, ताकि क्रम पूछ ले तो गलत नहीं हो। सही है ना? बिल्कुल। सबसे पहले हो गया कौन सा राज? गोविंदराज। लिख लो, कर्म लिख लो गोविंदराज। और गोविंदराज के बाद लिखोगे वल्लण देव। वल्लण देव के बाद लिखोगे कौन सा देव? प्रहलाद देव। ये प्रहलाद देव बहुत भयंकर होगा। फिर आएगा कौन सा नारायण? वीर नारायण। और फिर लिखोगे वीर नारायण के बाद कौन सा? भट्ट। बाघ भट्ट। और बाघ भट्ट के बाद जो होगा वो होगा कौन सा सिंह? जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह से शासनकाल याद रखोगे 1250 से 1282। और जैत्र सिंह का जो पुत्र होगा वो होगा हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान का लिखोगे 1282 से 1301। 1282 से 1301 फटाक से लिखो। लिख लिया? अब सुनो कौन से देव के बारे में? हमीर देव के बारे में। पहले हमने जो पहली क्लास स्टार्ट की थी और सामान्य जानकारी लिखी थी, फटाक से निकालो अपने रजिस्टर में सामान्य जानकारी। फटाक से स्टार्टिंग से निकालो। और सामान्य जानकारी में मैंने एक पॉइंट लिखाया संबंधित ग्रंथ लिखाया। अब संबंधित ग्रंथों में देखो
सबसे ज्यादा ग्रंथ जो लिखे हुए हैं वो किसके ऊपर लिखे हुए हैं? हमीर देव के ऊपर। देखो, कोर्स कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि सर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्या है, तो सुनो, चौहान अगर पढ़ते हो तो चौहानों के अंदर अच्छे से पहले पढ़ोगे ये जो ग्रंथ जिनके ऊपर लिखे हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान को हमने अच्छे से पढ़ लिया, बिसल देव चौहान को हमने अच्छे से पढ़ लिया, और सबसे ज्यादा ग्रंथ लिखे हुए हैं हमीर देव चौहान पर। तो अब हम पढ़ रहे हैं किसको? हमीर देव चौहान को। और हमीर देव चौहान ही वो योद्धा होंगे जो पृथ्वीराज चौहान के बाद चौहानों को वापस ख्याति दिलाएंगे। तो देखो बोर्ड पर हमीर देव चौहान के बारे में पहले सामान्य जानकारी में समझ लो इनको। सामान्य जानकारी जैसे हमने पृथ्वीराज चौहान की लिखी थी परिचय, वैसे ही इनका भी परिचय लेंगे हम। पहला ही पॉइंट, इनके पिता कौन थे? पिता जैत्र सिंह। बोलो कौन से सिंह? जैत्र सिंह। दूसरा पॉइंट, माता जो थी इनकी हीरा दे। कौन सी दे? हीरा दे। फिर तीसरे में लिखोगे इनका राज तिलक। राज तिलक जो हुआ था इनका 1282 में। इनके जो गुरु थे, गुरु जो थे वो थे, बोलो कौन से देव? राघव देव। और इनके दरबारी विद्वान जो थे, कवि जो थे, वो थे आपके बीजादित्य। कौन से दित्य? बीजादित्य। इनकी रानी जो थी, रानी का नाम था रंगदे। कौन सी दे? इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मा ऑब्लिक करके देवल दे। कौन सी दे? देवल दे। और इनके जो सेनापति थे, सेनापति जो थे, सेनापतियों के दो जोड़े थे, एक था भीम सिंह व धर्म सिंह का, और दूसरा जोड़ा जो था रणमल व रतिपाल का। ये सिर्फ तो सिर्फ सामान्य जानकारी हुई किसकी? हमीर देव चौहान की। नहीं 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 भाई, हाँ बोल रहे हैं सर सलाखा परमार ही थे ना इनके पिता। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, वो जेतर सिंह आबू के थे और ये जेतर सिंह रणथंबोर के हैं। नाम सेम होते ही आप सिमिलर नहीं करें, इस बात को ध्यान रखें। हाँ बिल्कुल चूक नहीं होना है, फटाक से लिखिए। ये हमीर देव चौहान का सामान्य परिचय है। अब इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं, इनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। सर मोहम्मद गोरी ने तराइन के युद्ध के बाद अजमेर का कार्यभार गोविंद राज को सौंपा था या कुतुबुद्दीन ऐबक? अरे सुनो, मोहम्मद गोरी ने तो अजमेर का जो कार्यभार सौंपा वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा, और ऐबक की जब अधीनता स्वीकार कर ली, बोलो किसने? गोविंद राज ने। तो फिर गोविंद राज को ऐबक ने राजा बनाया कहां का? आपके अजमेर का। फटाक से लिख लिया ये। अब सुनो अच्छे से, अब इनकी पर्सनैलिटी, इनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। और व्यक्तित्व के अंदर क्या पढ़ते हैं? उनका बदन कैसा था, उनका रंग कैसा था, उनकी बॉडी कैसी थी, यही पढ़ते हैं ना। तो सुनो पहले, क्योंकि काफी चीजें व्यक्तित्व से ही पता चल जाती, सही एक नहीं है। तो सुनो बच्चा लोग, आपने बाहुबली मूवी देखी? बाहुबली मूवी के अंदर एक भल्लाल देव होता है जो बाहुबली का भाई होता है। वो भल्लाल देव क्या करता है आपको पता है? मल्ल युद्ध लड़ता है एक सांड के साथ। वो ऐसा बॉडी सोडी करके वो सांड दौड़ के आता है, उसको पकड़ता है,
नीचे गिरा देता है और फिर सिंहासन की तरफ जाता है। तब उसका एक बेटा होता है उधर खड़ा, वो कहता मेरे पापा मेरे पापा, मेरे पापा ने सांड को गिरा दिया। जब वो सिंहासन की तरफ आते तब सांड उठकर वापस अटैक करता है किस पर? बल्लाळ देव पर। तब बल्लाळ देव कूद कर मुक्का मारता है और उस सांड को गिरा देता। देखा कि नहीं देखा? ये तो सिर्फ एक इंटरटेन था, स्क्रिप्टेड था, तुम्हारे मनोरंजन के लिए बताया गया था। अब सुनना असलियत किनकी? हमीर देव चौहान की। हमीर देव चौहान भी मल्ल युद्ध करते थे, यानी कुश्ती आते थे, और कुश्ती जिससे आते थे, हाथी से कुश्ती आते थे। किससे? हाथी से कुश्ती आते थे। और बच्चा लोग, हमीर देव चौहान अपने मुक्के के एक प्रहार से ऊंट को नीचे गिरा देता था। किसको? यानी ऊंट के एक मुक्का मारता, ऊंट की जो टांगड़ियां होती थी वो बिल्कुल, यानी कहने का मतलब ऊंट को गिरा देते थे। कौन? हमीर देव। हमीर देव चौहान सुबह उठकर व्यायाम करते थे। व्यायाम को जिसको तुम आज बोलते हो जिम जाते थे, और तुम जिम जाकर 2 किलो का डंबल्स लेकर बड़े दादागिरी के साथ ऐसे करते हो, और 5 करते हो और फिर कहते हो फटने लग गया, दर्द हो रहा है। सही एक नहीं है बच्चा लोग? हमीर देव चौहान व्यायाम के दौरान सुबह सुबह 175 किलो की गधा को आराम से उठाते और आराम से ऐसे करते और ऐसे घुमाते। तो सुनो, अब इससे क्या होता है, सुनो। अब आप खुद सोचो, जो हाथी से मल युद्ध लड़ते, अपने मुक्के के एक प्रहार से ऊंट को गिरा देते, और 175 किलो की गधा को लेकर वो व्यायाम करते, तो बताओ उस व्यक्तित्व का जो राजा होगा वो कितना धुआंधार और खतरनाक होगा। तभी तो ये मैं नहीं, विद्वान कह रहे हैं, और इन विद्वानों ने ही तो हमीर देव पर इतने ग्रंथ लिखे हैं। कंप्लीट ना? तो सुनो अच्छे से। हमीर देव चौहान, सुनना, हमीर देव चौहान के पिता कौन है? अच्छे से देखो इनका शासनकाल 1250 से 82। इट मींस कितने साल शासन किया? 32 वर्ष। सुनना, इन 32 वर्षों के अंदर कभी भी कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुए। इस कारण जेत्र सिंह के काल को रणथंबोर के चौहानों का शांति काल कहा जाता है। और जेत्र सिंह ने जीते जी राजा बना दिया किसको? हमीर देव को। तो हमीर देव का राज तिलक हुआ था। तब हमीर देव ने कहा मेरे पिताजी का जो शासनकाल है वो स्वर्णिम शासनकाल है, और मैं चाहता हूं कि इस शासनकाल को आने वाले लोग और पीढ़ियां याद करें। इसलिए मेरे पिता के शासनकाल की याद में रणथंबोर, जिसका प्राचीन नाम था रणस्तंभपुर, कि इस रणस्तंभपुर के अंदर मेरे पिता के शासनकाल की याद में 32 खंभों की छतरी बनाई जाए। और बिल्कुल उसने बनवाई। कितने खंभों की? 32 खंभों की छतरी। और उसी 32 खंभों की छतरी में बैठकर पखवाड़े में, यानी 15 दिन में एक बार वो बैठता उस छतरी में, सिंहासन लगाकर, कुर्सी लगाकर, और रणस्तंभपुर की आम जनता की समस्याओं का न्याय करता। इसलिए उस 32 खंभों की छतरी को कहा गया न्याय की छतरी। कौन सी छतरी? तो पूछ ले, न्याय की छतरी कहां है? 32 खंभों की छतरी कहां है? जेत्र सिंह की छतरी कहां है? रणथंबोर में। कंप्लीट ना? समझ में आया? फटाक से लिख लो अगले पॉइंट में। दिखाई नहीं दे रहा है? क्या दिखाई नहीं दे रहा है? वो नेट की वजह से होगा। फटाक से लिखो, फटाक से लिखिए अगले पॉइंट में नोट लगाकर।
आवाज नहीं रे। हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जेत्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में रणथंबोर में 32 खंभों की क्या बनाई रे? छतरी बनवाई। इस छतरी को बोलो कौन सी छतरी? न्याय की छतरी भी कहा जाता है। छतरी भी कहा जाता है। लिख लो। अगले पॉइंट में लिखोगे हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन काल में कुल 17 युद्ध लड़े, जिनमें 16 में विजय रहे। 16 में क्या रहे? विजय रहे। फटाक से लिख लीजिए। सेनापति के किसके नाम बताने हैं? फटाक से बताइए, किसके सेनापति के नाम बताने हैं जी? अच्छा, कौन से वाले? अच्छा, ये हाँ जी, सेनापति के जो नाम है, हमीरदेव चौहान के जो सेनापति है, याद रखना 2 जोड़े थे। एक तो था भीम सिंह और धर्म सिंह का, और दूसरा जो जोड़ा सेनापतियों का था रणमल और रतिपाल का था। ओके, आगे बढ़िए। लिख लिए ये पॉइंट? अरे लिख लिए क्या? अब अगले पॉइंट में हम लिखेंगे, और वो लिखेंगे कल। कंप्लीट ना? तो कल हमीरदेव चौहान का जो व्यक्तित्व पढ़ा, उसी व्यक्तित्व के अनुसार हम हमीरदेव चौहान का इतिहास भी पढ़ेंगे। तो देखना ना भूले कल का महा एपिसोड।